हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं और जो आगामी एग्जाम है आफ्टर 2 डेज 21 मार्च स्क्रीनिंग का पेपर जो आपके भाग्य का निर्धारण भी करेगा, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था, तो उसका एक लास्ट टेस्ट सीरीज है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे। जब किसी एग्जाम को देते हैं तो पहला काम होता है उस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि जिस दिन एग्जाम होता है पूरी रात पढ़ते हैं वो। ये बिल्कुल तरीका बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल तो पढ़ा नहीं, आज ही हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में जिस दिन एग्जाम होता है बहुत प्रॉपर तरीके से आपको सो के जाना है। अगर सारी रात जागोगे तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है। उस दिन तो मैं तो कहता हूं कि 2 रोटी फालतू खाइए जिससे अच्छे से नींद आए। और जिस दिन पेपर होता है पेपर होता है तो ऐसा नहीं कि उस दिन हम ऑटो में भी जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं, वो बिल्कुल तरीका गलत होता है। ऐसा नहीं करना है। ठीक, उस दिन हल्का फुल्का कुछ देखना चाहो तो देख सकते हैं। और जब पेपर आपके सामने आता है पेपर, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन को बहुत ही कूल होके पढ़ना है। कई बार हम देखते हैं, मैं टेस्ट सीरीज आपको कराता हूँ, क्लास में भी मैं ऑफलाइन में देखता हूँ, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमने इसमें यही नहीं देखा कि पूछा क्या है। निम्न में क्या गलत है, हमने तो यही देख लिया कि क्या सही है। तो ऐसा नहीं है। निम्न में क्या नहीं है कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं भी लिखा है। तो इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना और कूल होकर सोचना। तब आप लोगों को क्या करना है, ओएमआर शीट को भरना है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम है इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग में हमें क्या करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 विकल्प हैं और आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि इसका आंसर ए या बी में से कोई एक होगा, सी या डी हो ही नहीं सकता, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिसका एक भी विकल्प आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में प्लीज रिस्क मत लीजिए। कई बार आपके राइट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन गलत भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वो गलत जो है आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बेहतर ही होगा। कूल रहिए, डरिए मत। अब मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं। इसमें एक्चुअली में जो आपका रीजनिंग है, पूरे सिलेबस को ही रीजनिंग में मैंने यहाँ पर कवर किया है। और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन मुझे खुद को लग रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर ले आया हूँ। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सती प्रथा से संबंधित प्रथम अभिलेख क्या है। सती प्रथा के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। देखिए, भारत के अंदर जो सती प्रथा का पहला अभिलेख है, एक गुप्तों का एक उत्तरवर्ती शासक होता था भानुगुप्त, और भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख मिला है जो 510 ईस्वी का है। एरन अभिलेख एमपी में है। ये सती प्रथा से संबंधित पहला अभिलेख है। इसकी कहानी सुना देता हूं मैं आपको। एक्चुअली में भानुगुप्ता एक सेनापति होता था जिसका नाम गोपराज था। उसके 2 पत्नियां थी, एक के कोई पुत्र नहीं था। जब वो युद्ध में मारा गया तो जिस पत्नी के पुत्र नहीं था वो सती हो गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये इसका आंसर है एहोल अभिलेख। देखिए, बिल्कुल गलत है। एहोल अभिलेख एक्चुअली में ये रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है। इससे जानकारी मिलती है कि एक चालुक्य शासक था पुलकेशिन सेकंड, उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ये भी बिल्कुल गलत है। ये धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। ये पुष्यमित्र सुंग की जानकारी देता है। राजमुंद्री अभिलेख भी गलत है। ये एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी देता है। तो देखिए, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। निम्न में कौन सी नदी मैकाल पठार से नहीं निकलती है। तो इसकी लोकेशन में यहां पर दिखाना चाहूंगा। बच्चों, यहां पर एक मैकाल पठार है और यहां से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी है जिसका नाम नर्मदा है। नर्मदा, ये नर्मदा और ताप्ती आपको एक दिन पहले भी बताया था मैंने, विपरीत दिशा में बहती हैं और ये अरब सी में गिरती हैं। तो ये नर्मदा यहां गिर जाती है। एक इससे निकलती है महानदी जो उड़ीसा में आती है। और उड़ीसा में बाढ़ महानदी के कारण आती है, तो उड़ीसा को बचाने के लिए यहाँ पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है उड़ीसा में, जो महानदी पे बना है। इससे तीसरी नदी निकलती है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के पटना में गंगा में मिल जाती है, और इसका नाम है सोन नदी। सोन। तो कौन सी मैकाल पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। देखिए, गोदावरी ये इसका आंसर है।
गोदावरी महाराष्ट्र की नासिक पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए फिर कह रहा है कि दक्षिण भारत व भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी, इसे प्राचीन गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है, तो इसका आंसर बी है। देखिए गंगा और गोदावरी यहां भी दिया है, यहां गोदावरी और गंगा दिया है, ये दोनों ऊपर भी हैं और नीचे भी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है दक्षिण भारत व भारत, तो सीक्वेंस से लेना है, तो सीक्वेंस से आंसर इसका बी आएगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सी नदी है जो मार्ग में ही जल के अभाव में लुप्त हो जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ी है वहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है लूनी, तो नीचे की तरफ चलती है लेकिन जल के अभाव में लुप्त हो जाती है, तो इसका आंसर लूनी है। लूनी नदी। साबरमती भी वहीं से निकलती है लेकिन ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना भला कैसे लुप्त हो सकती है। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और ये इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। कोसी की बात करते हैं, कोसी भी गलत है, ये महान हिमालय से निकलती है, नेपाल होते हुए बिहार आती है और बिहार में बाढ़ इसी के कारण आती है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। यही कारण है कि नेपाल और बिहार के सहयोग से या भारत के सहयोग से एक कोसी परियोजना भी बनाई गई है। तो कोसी का जो कोसी ये गंगा में मिल जाती है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, मानसरोवर झील से कौन सी नदी नहीं निकलती है। बच्चों मानसरोवर झील तिब्बत में है, यहां पर एक जगह का नाम चेमयुंगडुंग है जहां से सांगपो नाम से एक नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नाम सुना होगा, जिसे चीन में दिहंग भी कहते हैं, आदि आदि। तो देखिए वहां से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है, सतलज भी, लेकिन कोसी नदी वहां से नहीं निकलती है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, यहां पर कुछ पास दिए गए हैं, पास यानी दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो नाथुला दर्रा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम में, और यहीं से चीन के साथ पहले व्यापार होता था। कनिष्क के काल में हम पढ़ते भी हैं कि सिल्क रूट वो यहीं से था। दूसरा बोमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। फिर सिपकिला की अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। फिर लेकिन वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं करता, तो ये जो बुर्जिला दर्रा है, जो कारकोरम बुर्जिला, ये जम्मू कश्मीर में है न कि उत्तर प्रदेश में, तो यही इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखता हूं कि भूकंप से कौन सी गैस नहीं निकलती है। सॉरी बच्चों यहां पर गलत लिखा है, भूकंप नहीं, ये वो है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, यहां पर आएगा ज्वालामुखी, माफी चाहता हूं। ज्वालामुखी से कौन सी गैस नहीं निकलती है। स्टूडेंट्स देखिए एक्चुअली में ज्वालामुखी जो होती है ये होती है वेंट यानी अवनालिका। ये क्रेटर होता है जिसका मुंह होता है और इससे जो लावा निकलता है इस तरीके से लावा निकलता है। इससे कुछ छोटे पत्थर निकलते हैं जिन्हें टेफ्रा कहते हैं, बड़े पत्थरों को बोल्डर कहते हैं। इससे सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलती है और इससे बहुत सी गैसें निकलती हैं। गैस, उन गैसों में CO2 भी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। और इससे सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। लेकिन ध्यान रखना है इससे ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। तो ऑक्सीजन जब हाई टेम्परेचर यहां पर रहता है वो तो वैसे भी CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भूकंप से कभी भी ज्वालामुखी से ध्यान रखना है, ज्वालामुखी से कभी भी ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। अगर कुछ पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सी निकलती है तो CO2 निकलती है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं कि जो चंद्रग्रहण होता है वो किस स्थिति में आता है। चंद्रग्रहण, ये 4 सिचुएशन आपको दी जाती हैं कि चंद्रग्रहण किस कंडीशन में आता है। चंद्रग्रहण, तो देखिए चंद्रग्रहण यहां दिया है मून, सन, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, अर्थ, और चंद्रमा को मून कहते हैं। हमेशा याद रखना है जब सन और मून के बीच में अर्थक्वेक आ जाती है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, अर्थात जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी तो उस स्थिति में क्या होता है,
चंद्र ग्रहण होता है। तो ये ए इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सेम SEM इक्वल टू क्या होता है, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, SME, यानी जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। जवार भाटे में चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटी फोर्स, उसका रेशियो क्या होता है। एक्चुअली में सन की हाइट ज्यादा है, ग्रेविटी फोर्स उसका ज्यादा होता है, लेकिन हाइट ज्यादा होने के कारण उसका प्रभाव नीचे तक कम पड़ता है। ये जो मून होता है इसका भी ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन इसकी हाइट कम होने के कारण मून का ग्रेविटी फोर्स इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो सन और मून के ग्रेविटी फोर्स के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो इसे टाइड यानी ज्वार कहते हैं, और जब पीछे की ओर हटता है इसे हम इब्स कहते हैं। तो देखिए 12 घंटे 26 मिनट में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है। तो एक दिन में सामान्यतः 2 आते हैं, लेकिन एक नाम है यहाँ पर साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन एक ऐसा स्थान है जहां 4 बार ज्वार और 4 बार भाटे आते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है ये 11:5 होता है, ये इसका आंसर है। देखिए मैंने यहाँ पर 11:5 भी लिखा है और 5:11 भी लिखा है, फिर ये गलत हो जाता है। यानी 11 किसका है, ये मून का है और ये सन का है, तो इसका आंसर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं निम्न में क्या गलत है। ये झील को टारगेट करना था, झील क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील तुर्की है। वो कह रहा है इनमें गलत छांटना है, और ये बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जो लवणता है वो वान झील तुर्की में है। फिर वो कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो जॉर्डन मृत्यु सागर है, डेड सी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है सर्वाधिक मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी ठीक है। फिर वो कह रहा है उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सभी सत्य हैं। मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं। निम्न में कौन गलत है। यहां पर कुछ झील दी गई हैं और इनमें आपको छांटना है। देखिए वो कहला है कि वुलर झील जम्मू कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चिल्का जो झील है, चिल्का झील, ये उड़ीसा में, ये भी ठीक है। फिर वो कहता है कि पुलिकट झील, देखिए पुलिकट झील एक लैगून झील है ना। तो पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, पुलिकट झील तो यही गलत हो जाता है, ये तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू झील है, क्या है, कोलेरू, यहां तो कोलेरू झील है, तो आंसर डी आ जाएगा। देखिए फिर यहां क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 में किसके समय पास हुआ। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखते लिखते ये कब बना था, ये एक क्वेश्चन और भी लिख दिया है। देखिए 1986 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए थे, तो इसका आंसर राजीव गांधी बी है। नेक्स्ट देखता हूं, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। तो यहां पर जो पेटेंट एक्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहां पर ये जो अधिनियम बने थे ये किस किस वर्ष बने, ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन है। जैसे पेटेंट संशोधन अधिनियम, ये 2005 जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडमार्क की बात करते हैं 1999 है। उत्पादों का भौगोलिक सांकेतिक संरक्षण, ये भी 99 है। अगर हम कॉपीराइट अधिनियम की बात करते हैं, नो, ये गलत हो जाता है, 1950 नहीं है, ये 1957 है, तो इसका आंसर डी है। अब देखिए अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं अब हम उन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 यानी 26 जनवरी 2020 को वो कह रहा है यहां पर संडे है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि 13 मार्च को क्या होगा, मार्च। देखिए स्टूडेंट्स ये दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको यहां से यहां तक के दिन काउंट करने हैं। अब इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। जनवरी में 31 होते हैं, 26 जा चुके हैं, तो 5 मेरे पास कब हैं, जैन में 5 बचे हैं मेरे पास। फिर फेब आता है, फेब, लेकिन फेब 2020 का ये लीप ईयर है, तो यहां होंगे 29 डेज, एंड मार्च का मेरे पास पूछा है 13। तो इनका हम टोटल देखते हैं, टोटल, तो इनका जो टोटल होता है 5,
5 और ये होते हैं 5 34 हो गए और 34 और इसमें 13 प्लस करेंगे तो होते हैं 47 और इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमेनिंग बचता है 5। तो संडे में 5 प्लस करूंगा तो इसका आंसर आएगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 10वां है। लेफ्ट का मतलब होता है इधर, ये हुआ मैंने लिखा यहां पर मोहन लेफ्ट से 10वां यानी यहां पर 9 होंगे और एक हुआ मोहन। फिर वो कह रहा है कि सोहन राइट से 15वां है। राइट से 15वां यानी इधर से, मैंने यहां पर लिखा सोहन। सोहन यानी एक सोहन है और 14 इधर, तभी तो राइट से 15 होंगे, 14 और प्लस 1। फिर वो कह रहा है कि शीला के राइट में 6 लोग हैं। शीला के राइट में, तो यहां लिखा मैंने शीला और शीला के राइट में कितने लोग हैं? 6, यानी इस साइड में। तो देखिए 6 एक हो गई शीला और यहां से यहां तक कंडीशन ये थी कि सोहन 15वां था, तो 6 ये हो गए, एक हो गया 7 और 7 होंगे ये 14 और एक हो गया ये 15। तो मैं चलो फिर वो कह रहा है यहां पर यदि गीता शीला और मोहन के बीच में है। गीता गीता जो है ये शीला और मोहन के बीच में है, तो शीला ये रही और मोहन ये, तो यहां पर होगी गीता एक लड़की के बीच में है, और सोहन के बाएं में गीता 20वें स्थान पे है। सोहन के लेफ्ट में, यानी देखते हैं सोहन के लेफ्ट में, लेफ्ट इसका इधर होगा, गीता 20वें स्थान पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां 19 लोग होंगे। भाई 20वें स्थान पे तभी आएगी 19 और 1 20, 20वें स्थान पे है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए यहां पर एक कंडीशन रखी गई है, उस कंडीशन को ध्यान रखना है। वो ये है कि गीता, ये जो गीता है ये शीला और मोहन के बीच में है। गीता शीला और मोहन के बीच में है, तो शीला ये हुई और मोहन ये, तो यानी बीच में तभी होगी जितने कैंडिडेट यहां हैं इतने ही कैंडिडेट यहां होंगे। तो देखिए यहां कैंडिडेट बीच में कितने हैं? 7 8 और यहां कितना हो गया, इसको प्लस करते हैं 27 27। तो 27 ही यहां होंगे, तभी ये बीच में होगी। अब हम देखते हैं 9 10 और ये 37 38 हो गए, 38 और 19 होते हैं 57 58 58 में 7 प्लस करते हैं 65 और ये 66 और 6 ये हो गए 72। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। अब हम यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा है वर्णमाला का, लेफ्ट राइट आपसे पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है यदि वर्णमाला में ए बी सी डी इस तरीके से लिखी गई हैं तो अब वो कह रहा है कि बाएं से 16वां अक्षर। देखिए बायां कौन सा होता है? बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, तो इधर से 16वां अक्षर, 16वें अक्षर के राइट से छठा अक्षर क्या होगा? तो इधर से हम काउंट करेंगे 16वां, तो 16वें पे होता है पी। आप देख सकते हैं, मुझे तो याद था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 16वें पे पी होता है। फिर वो कह रहा है अक्षर के दाहिने, दाहिने का मतलब राइट, और छठा अक्षर क्या होगा? तो इस साइड में चलेंगे, छठा अक्षर यानी 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आता है और 22 पे वी आता है। चलो देख देते हैं हम ऐसे भी। पी छठा अक्षर देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आता है वी, डी। ये देख लीजिए वी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया था यहां पर, वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर। तो प्रारंभ से 7वां अक्षर कौन सा होता है? ये जी आता है। फिर वो कह रहा है कि अंत से 14वां अक्षर, अंत से 14वां अक्षर इनके बीच में पूछ रहा है, एक दो, ये अंत से 14वां अक्षर, तो इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो इनके ठीक में 5 अक्षर हैं, 2 मैंने इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए और आंसर आया इसका जे। इस तरीके से आप देख लेंगे। फिर वो कह रहा है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, तो उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? क्या खेल से होगा, टूर्नामेंट से, खेलकूद या टीम से? तो स्टूडेंट देखिए सैनिक जो होता है, सैनिक किसका हिस्सा होता है? सेना का। तो एक खिलाड़ी किसका हिस्सा होता है? वो होता है टीम। तो इसका आंसर डी है।
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कहा है संडे, SANDAY को यहां पर क्या लिखा जाता है, HZMWB। तो देखिए एस जो आता है ये 19 नंबर पे आता है, ए पहले पे आता है, एन 14वें पे आता है, डी 4 पे आता है, ये 25 पे आता है। एस शुरू से 19 पे आता है, लेकिन हम उल्टी तरफ से अगर काउंट करते हैं, ये इसके उल्टे में लिखा है। जैसे सीधी तरफ से एस 19 पे आएगा तो ये उल्टी तरफ से कौन से नंबर पे आएगा। तो यदि सीधे नंबर को हम 27 में से माइनस कर दें, 27 में से, तो वो उल्टी तरफ से उसका रैंक निकल आता है। तो देखिए इधर से 19वें पे हैं, यदि मैं इसे 27 से माइनस करता हूं, 27 से मैं इसे को यदि माइनस करता हूं तो 8 आता है, 8, और 8 पे क्या होता है, H सीधे तरफ से। ये A1 पे आता है, 27 में से यदि मैं इसको माइनस करता हूं तो 26 आता है, और 26 पे आप देख रहे हैं यहां Z है, N है, N सीधी तरफ से 14 पे आता है, उल्टी तरफ से निकालना है तो उसको हम 27 में से माइनस करेंगे 14 तो 13 आता है, और 13 पे क्या है, M। ऐसे ही ये चौथे नंबर पे आता है D, 27 में से माइनस करेंगे तो क्या आता है 23, और 23 पे क्या है ये, और Y 25 पे आता है। उल्टी तरफ से अगर हम देखते हैं, उल्टी तरफ से, तो 27 में से हम क्या करते हैं, 25 लेस करेंगे तो 2 आता है, और 2 पे क्या है, B। ये देख लिया आपने। तो ऐसे इवेंट इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, जैसे C जो होता है ये 3 पे आता है, 27 से माइनस करूंगा तो ये आएगा 24 पर। R 18 पे होता है, 27 से माइनस करूंगा तो 9 आता है, ये 27 से करूंगा तो 26 आएगा। ये T होता है, 27 से करूंगा तो 7 आएगा। E5 होता है तो यहां 27 से करूंगा तो 22। तो देखिए 24 में क्या आता है X, 9 में क्या होता है I, Z 26 पे क्या आता है, 26 पे आता है Z, 7 पे क्या होता है G, और 22 में होता है TUV। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है B। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहां रेट लिखा है, रेट R80, R आता है 18 पे, A ऑलरेडी 1 है, T आता है 20 पे। तो इसको ये कहा जा रहा है, एक्चुअली में किस लिए कहा जा रहा है, जैसे 18 है, यहां 2 डिजिट है 1 और 8, तो इसको प्लस किया, 1 और 8 होता है 9, ये ऑलरेडी सिंगल है, और 2 और 0 कितना होता है 2। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, U होता है 21, ये हो गया A, और M होता है 31। तो अब डबल डिजिट है, इनको प्लस करेंगे तो होगा 2 और 1 3, यहां पर दिया है, फिर दिया 1 और 3 होता है 4। तो इसका आंसर आया D। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसको रीजनिंग से अटैच किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो वो पूछ रहा है नमक आंदोलन, ये वही नमक आंदोलन है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, यानी संविधान अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने 1930 में की थी, और इसकी शुरुआत दांडी मार्च से की थी। तो दांडी मार्च जो था 1930 था। तो इसका आंसर देख लीजिए, अब इसका आंसर हुआ ये 1930। 2 में क्या आ रहा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉन्ड BOND को ये लिखा जाता है तो मेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए नंबर लिख लेता हूं, इसका आता है 2, और ये आता है O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, और ये आता है 4 पे। इसी तरीके से ये 1 है, ये 16 है, M 13 है, और E 5 पे आता है। तो यहां इसने क्या किया, इसमें से एक माइनस किया, इसमें एक प्लस किया, इसमें से एक माइनस किया, और इसमें एक प्लस किया। इस तरीके से वही फार्मूला यहां चलेगा। तो मेल का हम नंबर लिखेंगे, मेल। तो मेल M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, L 12 पे आता है, E आता है 5 पे। तो पहले में इसने क्या किया, माइनस किया था, तो इसका एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, इसमें एक प्लस करेंगे तो 2 आएगा, इसमें एक माइनस करेंगे 11, इसमें एक प्लस करेंगे तो 6 आता है। अब देखिए 12 पे क्या होता है, 12 पे होता है L, 2 पे होता है B, 11 पे होता है K, एंड 6 पे होता है F। तो LBKF देखते हैं कहां है, LBKF यानी 20 का आंसर है।
बी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GECA को ये लिखा जाता है, मैं लिख देता हूं GECA, CA को 8642 लिखा जाता है 8642। तो पूछ रहा है H, F, B और D को क्या लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग में हम सबसे पहले हमें नंबर लिखने हैं। तो देखिए, G आता है 7 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 3 पे और ये आता है 1 पे। तो इसमें क्या किया, इसमें इसने एक प्लस किया है, इसमें भी इसने एक प्लस किया है, इसमें भी एक प्लस किया है और इसमें भी एक प्लस किया है। तो H किस पे आता है 8, 6, 2 एंड 4। अब एक एक प्लस करते हैं सब में, तो यहां क्या आएगा 9, 7, 3 एंड 5। तो 9, 7, 3, 5 ये इसका A जो है ये इसका आंसर हो गया है, आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। वो कह रहा है निक पिक डिक, मैं लिख देता हूं अलग से, निक पिक डिक डिक। इसके लिए आता है रीड माई बुक, रीड माई बुक। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है डिक सिक विक, डिक सिक विक। डिक सिक विक को कहता है ए बुक स्टैंड, ए बुक स्टैंड। और इसमें कह रहा है कि बुक के लिए क्या वर्ड आया है, बुक के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोडिंग डिकोडिंग के इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, ये कंफर्म है कि यहां पर निक पिक डिक, इसका मीनिंग ये होता है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, ये भी कंफर्म है। लेकिन निक पिक डिक, इसका कोड ये पूरी लाइन तो है रीड माई बुक, लेकिन इसमें से कौन से वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यहां पर आया है बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, वो बुक के लिए पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, बुक यहां भी है और बुक यहां भी है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, डिक यहां भी है और डिक यहां भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक के लिए जो आंसर आया है वो डिक यूज हुआ है और आंसर इसका ए है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं अलग लिख लेता हूं, जैसे 4 है, 7 है, 12 है और 21 है एंड 38। तो आगे क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस भी हो सकता है, या ये स्क्वायर या क्यूब +1 -1 भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इंटू 2 -1। तो 4 इंटू 2 8 -1 7 होता है, फिर इंटू 2 -2 है, फिर यहां देखते हैं इंटू 2 -3, यानी 12 इंटू 2 24 होता है, -3 21 होता है। फिर यहां क्या किया, इंटू 2 -4, तो 21 इंटू 2 42 होता है, -4 38 होगा। तो अब क्या करेंगे, इंटू 2 -5, तो 38 का जो होता है इंटू 2 76 होता है, और 76 -5 = 71। तो इसका आंसर हुआ। फिर इसी तरीके से यहां कुछ नंबर दिए गए हैं और पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही उसका फार्मूला है, नंबर लिखना है। Z 26 पे आता है, X 24 पे आता है 24। फिर U देखते हैं, ये 21 पे आता है, Q 17 पे आता है, L 15 पे आता है। तो आगे क्या नंबर आएगा। देखिए इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, 2 का, फिर कितना है 3 का, फिर कितना है 4 का, अब कितना है, ये L जो है ये 12 पे आता है। अब कितना फर्क है, ये है 5 का, तो अब कितने का फर्क आएगा, 6। यानी हम 12 में से 6 को लेस करेंगे तो आंसर आता है 6, और 6 पे क्या होगा, 6 नंबर पे क्या आएगा, 6 पे आता है F, ये इसका आंसर है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये 26 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 17 पे आता है और ये 12 पे आता है, ये 12 पे आता है, 12 पे। तो यहां से यहां तक अंतर कितना है, 2 का, यहां कितना है 3 का, यहां कितना है 4 का, यहां है 5 का, तो अब आएगा 6 का। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो 6, और 6 पे क्या होता है, F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ये डायरेक्शन का दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। वो कहता है कि कोई नगर है D,
वो कहता है नगर डी नगर एम के वेस्ट में है। ये जो डी है ये नगर है कोई एम, और एम के वेस्ट में है, वेस्ट इधर होता है, वेस्ट में है। फिर वो कह रहा है नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। ये जो आर है, आर ये डी के साउथ में है, दक्षिण में है। फिर वो कह रहा है यदि के आर के पूर्व में है, के जो है आर के पूर्व में, के आर के पूर्व में, इधर पूर्व होता है, ईस्ट में है, तो नगर के डी के किस दिशा में है? जो के है, के डी के किस दिशा में है, इसके संदर्भ में पूछा है। तो मैंने एक निशान लगा दिया, ये इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ होता है, और ये यहां पर है, तो आंसर आ गया साउथ ईस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 लेकर चलते हैं, वो भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। उत्तर का मतलब होता है उत्तर, नॉर्थ। उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद वह लेफ्ट हैंड मुड़ा। नॉर्थ का जो लेफ्ट होता है वो इधर होता है, लेफ्ट हैंड मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर चला। 30 मीटर चला और अंत में फिर लेफ्ट हैंड मुड़ा, तो इसका लेफ्ट इधर होता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, कितनी न्यूनतम दूरी पे है? तो स्टूडेंट्स मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, वो यहां से चला था, एट प्रेजेंट यहां है, तो इसके लिए जो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अब उसको देख लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ये तो ये ए है, ये बी है और ये सी, तो मुझे ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। यहां से यहां तक कितना है? 50, लेकिन मुझे इतना निकालना है। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब यहां से यहां तक कितना है? 40। तो मुझे क्या करना होगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और 4 इसका 1600, यानी टोटल हुआ 2500, और 2500 का अंडर रूट आता है 50। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहां कहा जा रहा है यदि ए बी की मां है, जो ए है, ए ये महिला है, किसकी मां है? ये बी की मां है। ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है। सी जो है, सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है, तो बी और सी क्या हुए? भाई। पुत्र है, डी ई का भाई है। देखिए जो डी है, डी ई का भाई है, लेकिन यहां पर ये वर्ड ही नहीं आया, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया कि डी जो है ई का भाई है। फिर वो कह रहा है ई बी की पुत्री है। ई जो है, ई किसकी पुत्री है? बी की। इसका मतलब ये लड़की है, तो मैंने ई यहां लिखता हूं, ई किसकी पुत्री है? बी की, और इसका भाई कौन है? डी। इसको मैं हटा देता हूं, बी की पुत्री है। तो वो कह रहा है कि ई की दादी या नानी कौन है? ई की दादी, ई की दादी या नानी कौन है? तो देखिए ये किसकी पुत्री है? बी, और बी की मां कौन है? ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ए ये इसका आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत इंटरेस्टिंग क्या बनाया नहीं जा सकता। अगर ऑफलाइन क्लास हो तो मजा भी आता है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है, जो आप रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगी, आप देख लेना, अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से समझा है तो मैं समझता हूं कि आपका जो सिलेक्शन रेशियो है ना, उसमें 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक आपके। देखिए वो कह रहा है सिमी रेणु से बड़ी है। सिमी जो है, ये सिमी जो है ये किससे बड़ी है? सिमी रेणु से बड़ी है, तो मैंने ये लिखा रेणु यहां पर बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है। गीता रेणु से छोटी है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं। इसका मतलब सिमी किससे बड़ी है? रेणु से बड़ी है। रेणु से बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है, तो यहां पर क्या आएगा? गीता बीच में आ जाएगा, छोटी है। प्रिया सिमी से बड़ी है, तो यहां पर क्या आएगा? प्रिया सिमी से बड़ी है, तो उनमें सबसे बड़ी कौन है? ऑब्वियसली प्रिया इसका आंसर है। देख लीजिए प्रिया आंसर है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं।
यदि महीने का चौथा शनिवार 22 तारीख को है, महीने का चौथा शनिवार क्या है, 22 को क्या है, 2 को शनिवार है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स, जब 22 तारीख को क्या है, शनिवार, हर 7वां दिन रिपीट होता है, तो इससे पहले शनिवार कब था? 22 में से 7 लेस करेंगे तो इससे पहले 15 को था, इसमें 7 लेस करेंगे 7, तो उससे पहले 8 को था, और सबसे पहला पहली तारीख को था। यानी 22 तारीख को क्या है, 22 तारीख को कौन सा दिन है, चौथा शनिवार। तो कह रहा है कि 13 तारीख को क्या होगा, तो 15 तारीख को भी शनिवार है, और 14 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे होगा, और 13 को क्या होगा, थर्सडे। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, सी इसका आंसर है। अब देखिए, यदि बीते कल से पहले, वो कह रहा है यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, मान लीजिए आज के संदर्भ में बात करें, जो कल बीता है उससे पहले दिन क्या था, शनिवार, ये हो गया शनिवार। जो कल बीता उससे पहले था, तो कल क्या होगा, रविवार वार, तो आज क्या है, सोमवार। आज के संदर्भ में तो आज क्या हुआ, सोमवार। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, तो आज क्या है, सोमवार। कल कौन सा दिन बीता, कल क्या था, रविवार, उससे पहले कौन सा दिन बीता, शनिवार। तो आने वाले कल, आने वाला कल क्या होगा, ट्यूसडे यानी मंगल के बाद कौन सा दिन होगा, मंगल के बाद होगा बुधवार। तो देख लीजिए 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। 2007 का में ओड डेज एक होता है, ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन। 2007 एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं, 365, और यदि मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 से, तो रिमेनिंग 1 बचता है, एक विषम दिन। तो अब 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, इसमें 2 दिन होते हैं, 2 विषम दिन। अब 9 की बात करेंगे, एक 10 में भी क्या होगा, 1, 11 में भी होगा 1। अब देखते हैं क्या ये 7 हो जा रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पा रहे हैं। 12 में लीप ईयर है, 2 होंगे, 13 में 1 होगा, 14 में 1 होगा, 15 में भी 1 होगा, 16 में 2 होंगे। अब देखते हैं कोई ऐसी रीडिंग आ रही है क्या जो 7 से डिवाइड हो जाए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 2 13। अब 17 में 1 होगा। अब जोड़ के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर देखते हैं 14 दिन, और 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या कट जाता है ना, कट जाता है। तो इससे जो अगला वर्ष होगा 2018, वो 18 जो होगा वो वही वर्ष होगा जो 2007 का था। अब यहां पर देखिए कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन, कैलेंडर में बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले, मैं तीनों डिस्कस कर देता हूं। यदि आपके इस तरीके से जो कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर, और इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूं। पहले इसमें दिया है 2 3 5, फिर यहां लिखा है 1 2 एंड 6। वो कह रहा है कि इसमें एक के पीछे क्या आएगा, एक के पीछे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 2 डाइस दी गई होती हैं तो क्या उनमें कोई नंबर कॉमन है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि क्या नंबर तो कॉमन है, क्या उसका फेस कॉमन है या नहीं। तो यहां हम देख रहे हैं कि नंबर इसमें कॉमन क्या है, 2, लेकिन इसमें फेस कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ऐसे में अगले नंबरों को हम क्लॉकवाइज सिस्टम में लिखते हैं, यानी 2 3 एंड 5। तो यहां क्या होगा, 2 6 1 2 6 1 1। तो वो कह रहा है कि एक के पीछे क्या आएगा, तो एक के पीछे क्या आएगा, 5, 6 के पीछे 3, और जो नंबर दिया गया है उसके पीछे वो नंबर आएगा जो इसमें नहीं है, जैसे 4। तो जब कोई किन्हीं 2 डाइस में कोई नंबर कॉमन होता है और उनका फेस कॉमन नहीं होता, तो कॉमन नंबर से अगले नंबरों को क्लॉकवाइज सिस्टम में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है। तो यहां इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, तो 1 के पीछे क्या आएगा, 5, और आंसर हुआ इसका सी। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछने की संभावना है, मैंने हर टॉपिक से एक ही क्वेश्चन उठाया है। वो पूछ रहा है कि इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल कितने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 12 तो यही हो गए।
इन 12 में एक ये हो गया 13, तो एक ऐसे यहां हो गया 14, फिर एक ये हो गया 15, तो एक ये हो गया 16। यानी एक बार फिर देखिए 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए। इन 4 में एक हो गया ये 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, यानी कितने हो गए हैं? 24। 24 हो गई। तो 24 मैंने आपको काउंट कराए हैं। अब हम आगे देखते हैं। 24 एक ये हो गया है 25, एक ये हो गया है 26, 26, एक ये हो गया है 27 और एक ये हो गया है 28। तो इस तरीके से इन्हें काउंट करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है 8:30 बजे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जब 8:30 बजेंगे तो ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 8:30 जब बजेंगे तो बड़ी सुई यहां होंगी, छोटी सुई यहां होगी और बड़ी सुई यहां। मुझे ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि छोटी सुई कितनी चली। देखिए जो छोटी सुई होती है, छोटी सुई 60 मिनट में चलती है 30, तो एक में 30/60 और 8:30 का मतलब मिनट कितने हुए हैं? 30 इंटू 30। तो इससे इसको डिवाइड किया मैंने, 2 आया, 2 से इसे काटा, 15 आ गया। तो छोटी सुई कितनी चली? 15 डिग्री। कहां से चली? यहां से। अब यहां पर है तो यहां से यहां तक कितना है? 15। लेकिन मुझे पूरा निकालना है, तो 30 ये है और 30 ये, 30 30 60 और 15 ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 75। 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें यहां पर नंबर दिए हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है, छोटा लिखा है। तो ये कैसे हुआ? देखिए 2 इंटू 2 14 इंटू 3 क्या आया? 12। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 इंटू 5 30 हुआ। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू -1 तो -5 ये भी हुआ। अब देखते हैं 4 इंटू 3 12 इंटू -1 तो -12, तो यहां पर क्या आएगा? -12, अर्थात आंसर सी है। फिर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 में, वो ये है कि विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान, एक विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है, एक ह्यूमन यानी प्राणी विज्ञान होता है, इनके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो इस तरीके के डायग्राम आपको दे दिए जाते हैं। देखिए विज्ञान, इसको मैं डी को टारगेट करता हूं। डी क्या है? विज्ञान, क्योंकि सब विज्ञान में ही आता है। फिर इसके बाद आएगा जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान किसका हिस्सा है? विज्ञान का। ये हो गया जीव विज्ञान। फिर होता है जीव बहुत होते हैं, उनमें एक प्राणी भी जीव है, तो बीच में क्या हो गया? ये प्राणी विज्ञान हो गया। तो इसका आंसर डी है। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन जीएस के और हैं, उनको भी कर देता हूं। रीजनिंग के इतने क्वेश्चन रखे थे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर 39 में कि मोहम्मद गोरी की भारत में कितनी बार हार हुई? देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, मोहम्मद गोरी की भारत में केवल 2 बार हार हुई थी। 2 बार कहां हुई? एक तो 1178 में उसने गुजरात पे अभियान किया था। एक गुजरात का शासक था जिसे भीम सेकंड या मुल्लाज सेकंड भी कहते हैं, उसने काशहद के मैदान में गोरी को पराजित किया था। यानी गोरी भारत में गुजरात के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। एक तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, उसमें भी गोरी की हार हुई थी। तो गोरी की भारत में 2 बार हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, दीवाने अमीर कोही विभाग किसने बनाया था? एक्चुअली में दीवाने अमीर कोही जो विभाग है, ये एक कृषि विभाग था। ये कृषि विभाग है, कृषि, और इसे एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। एक तरीके से जैसे दिल्ली में IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा में हम देखते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये कृषि विभाग था, एमबीटी इसका आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो आपने एक नाम सुना होगा, बाजार व्यवस्था अपनाई थी, बाजार, और इसने एक विभाग भी बनाया था दीवानी मुस्कराज, और बाजार व्यवस्था को देखने के लिए सहनाई मंडी बनाया था। फिरोज तुगलक भी नहीं है, ये भी नहीं है।
फिरोज तुगलक दासों का शौकीन था, तो इसने दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान विभाग बनाया था। बलवन भी नहीं है, बलवन ने तो जो सैन्य विभाग है दीवाने आरिज वो इसने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि आप मेरे से दूर बैठे हैं, इनडायरेक्टली काफी स्टूडेंट से मैं जुड़ा, मैंने अपना बेहतर करने का प्रयास किया और आप लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज यहीं खत्म होती है। तो मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। मेरी जीत आई इसकी पूरी टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।